Hey guys, welcome to the video. So today we are going to learn about the Prevention of Money Laundering Act 2002. Basically this act deals with the money laundering. So what do you mean by money laundering? What is the meaning of money laundering? So the meaning of money laundering is converting illegal money or black money into legal money or white money. Now how illegal money is converted into a legal money? So there are three steps to the process. First is placement, second is layering and third is integration. अब ये क्या है? अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेना होगा. तो आप सबने मिर्जापुर तो देखा ही होगा. मिर्जापुर में कैरेक्टर है कालीन भैया. कालीन भैया का बेसिकली काम क्या है? कट्टे बनाने का. कट्टे यानी कि गन्स. कालीन भैया कट्टे बनाते हैं तो वो एक इलीगल बिजनेस है. अब उस इलीगल बिजनेस से जो पैसा आ रहा है वो भी इलीगल हुआ. अब कालीन भैया क्या करेंगे कि भाई आप उसे डायरेक्टली बैंक में जाके तो जमा करा नहीं सकते या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तो जाके दे नहीं सकते कि भाई ये मेरा कट्टों से कमाया हुआ पैसा है, लो इसे रख लो. तो अब कालीन भैया क्या करेंगे, वो जो इलीगल मनी है उसको किसी लीगल बिजनेस में डालेंगे. जैसे कि अब कालीन भैया बनाएंगे कालीन. अब कालीन भैया कालीन बना रहे हैं यानी कि कारपेट, जो कि एक लीगल बिजनेस है. अब कालीन भैया अगर कालीन बना रहे हैं और उसमें कट्टों का पैसा डाल रहे हैं और फिर उस कालीन को बेच के जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो तो हो गया लीगल मनी. अब वो जो लीगल मनी है वो जाके कालीन भैया बैंक में जमा करा देंगे कि भाई ये मैंने कारपेट बेच के कमाया. तो बेसिकली क्या हो गया कि कालीन भैया ने इलीगल मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट कर दिया. तो आप समझेंगे कैसे हुआ ये. तो प्लेसमेंट में क्या होगा कि कालीन भैया कट्टे बनाएंगे. कट्टे यानी कि गन्स. ठीक है. अब इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसे लगाएंगे कालीन के बिजनेस में यानी कारपेट के बिजनेस में. ये जो रेवेन्यू यहां क्या, ये क्या था, इलीगल या क्या बोलेंगे ब्लैक मनी. अब कालीन भैया ने बेचे कालीन और कमाया वापस रेवेन्यू. अब ये लीगल सोर्स से आ रहा है क्योंकि कालीन बेचना तो लीगल है, कोई भी कर सकता है ये बिजनेस. तो ये लीगल मनी में कन्वर्ट हुआ. इस लीगल मनी को उन्होंने बैंक में डिपॉजिट करवा दिया. ठीक है. तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो ब्लैक का पैसा था वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें हो गया, व्हाइट में. तो कालीन भैया बच गए. अब देखिए कालीन भैया नाम तो कुछ भी रख सकते थे अपना, कालीन की जगह पे कट्टे भाई, पर नाम ही उन्होंने रखा कालीन. क्यों? क्योंकि भाई नाम भी दिखाना है कि भाई हमारा काम एकदम साफ सुथरा है, हम बेचते कालीन. ओके. अब ये तो रही एक बात. अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं. अब देखिए कि अज्यूम करिए कबीर सिंह, देखिए ना सबने. अब कबीर सिंह भाग रहा है उसकी बाइक के पीछे कि भाई मुझसे ड्रग ले लो, मुझसे ड्रग ले लो. उसकी बाइक भाग रही है दूनी स्पीड से कि मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए, मुझे ड्रग्स नहीं चाहिए, मुझे जाने दो. उतने में क्या आते हैं, अर्नब बाबू आते हैं पिक्चर के अंदर. अर्नब का काम क्या है, न्यूज सॉलिसिट करना. वो एक न्यूज रिपोर्टर है. तो अर्नब को जो न्यूज से पैसा मिल रहा है वो क्या है, व्हाइट मनी, लीगल मनी. पर अब अर्नब गए भाई कबीर के पास कि मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग दो. अब कबीर बोलता है कि भाई ठीक है लो ड्रग लो. ठीक है. तो अब अर्नब जो न्यूज रिपोर्टिंग से कमा हुआ पैसा है वो कबीर को देंगे ड्रग्स खरीदने के लिए. अब कबीर क्या है, कबीर एक सर्जन है पर उसका साइड बिजनेस है ड्रग्स बेचने का. तो कबीर अब अर्नब को ड्रग्स बेच रहा है. कबीर ने भी किसी से ड्रग्स खरीदे होंगे तो उसने जो सर्जरी कर करके पैसा कमाया उससे ड्रग्स खरीदे बेचने के लिए. तो उसने कमाया व्हाइट मनी सर्जरी से, पर जब वो ड्रग्स खरीदने के लिए पैसा दे रहा है तो वो क्या हो जाएगा, टेंटेड मनी. क्योंकि क्या हो गया, वो गलत इलीगल काम में यूज हुआ है वो पैसा.
सेम जब अर्नब ने न्यूज रिपोर्टिंग करी और उसे पैसा आया तो वो क्या था, वाइट का पैसा। पर अर्नब ने क्या किया, उसी पैसों को यूज करके कबीर से ड्रग खरीदे। अब कबीर से जैसे ही उसने ड्रग्स खरीदे तो वो पैसा हो गया व्हाइट मनी से टेंटेड मनी। क्यों? क्योंकि पैसों पे दाग लग गया ना, अब पैसा अच्छा नहीं रहा, अब पैसा भी अच्छी। क्यों? क्योंकि उसने ड्रग्स के लिए इस्तेमाल किया, तो उस पैसे को अपन कहेंगे टेंटेड मनी। ओके, तो ये तो था कंसेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग का कि कैसे एक इलीगल मनी या ब्लैक मनी लीगल मनी या व्हाइट मनी में कन्वर्ट होता है। ठीक है, सो जब बात आती है मनी लॉन्ड्रिंग की तो बात उठती है हवाला की भी। अब हवाला का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? हवाला का मीनिंग होता है ट्रस्ट। हवाला का मीनिंग होता है ट्रस्ट। अब हवाला के अंदर क्या होता है कि कोई गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती है, ना ही कोई बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, फिर भी ट्रांजैक्शन फ्लो हो जाता है। कैसे? ना इसके लिए आपको कोई आईडी प्रूफ की जरूरत है, ना आपको पैन कार्ड चाहिए, ना आपको आधार कार्ड चाहिए, आपको कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी ट्रांजैक्शन फ्लो हो जाता है। कैसे फ्लो हो सकता है? चलो इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि भाई एक कंट्री है कंट्री एक्स और एक कंट्री है कंट्री वाई। अब दोनों कंट्री में एक एक हवाला एजेंट है। कंट्री एक्स के अंदर हवाला एजेंट है सनी और कंट्री वाई के अंदर हवाला एजेंट है बॉबी। अब भाई जो इनोसेंट फैमिली है उनकी आंखों का तारा रात दुलारा मुन्ना भैया, वो पढ़ रहे हैं कंट्री वाई के अंदर, फैमिली का है कंट्री एक्स में, और पैसा भेजना है मुन्ना भैया को जो कि रिसाइड कर रहे हैं कंट्री वाई में। अब अगर बैंक के थ्रू भेजेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी, फीस लगेगी, ये लगेगा वो लगेगा, पैसा लगेगा। अब फैमिली सोचती है कि इतना खर्चा क्यों उठाया जाए, एक छोटा मोटा कमीशन देके अपने बच्चे को पैसा बचा देते हैं। तो अब ये इनोसेंट फैमिली क्या करेगी, जो यहाँ पे हवाला एजेंट है कंट्री एक्स के अंदर, उसको कांटेक्ट करेगी कि भाई हमारा बेटा पढ़ रहा है कंट्री वाई में, क्या आप उसको पैसे पहुंचा सकते हो? तो सन्नी बोलेगा ठीक है, कमीशन लगेगा। तो कमीशन लगेगा और कमीशन लेके सन्नी क्या करेगा, मुन्ना को पास पैसे पहुंचा देगा। और सेम सिचुएशन है कंट्री वाई में। कंट्री वाई के अंदर है मिस्टर फेजू। तो मिस्टर फेजू है ड्रग डीलर है। अब इनको कंट्री वाई से पैसा पहुंचाना है अपने आदमी आमिर को कंट्री एक्स में। तो ये कांटेक्ट करेंगे बॉबी से कि भाई हेलो, मैं मिस्टर फेजू बोल रहा हूँ, प्लीज मेरे दोस्त आमिर, मेरे एजेंट आमिर को प्लीज आप इतना पैसा पहुंचा दीजिए। तो बोले कि भाई बॉबी भाई बोलेंगे कमीशन लगेगा। अब वो कमीशन लेंगे फेजू से कि ठीक है भाई हम पैसा पहुंचा देंगे बट कमीशन देना पड़ेगा। अब इनको मिल गया कमीशन। अब ये जो हवाला एजेंट है ये आपस में बात करेंगे एक दूसरे से कि भाई सन्नी बोलेगा बॉबी से कि भाई मेरे तो एक फैमिली आई है, उसको पैसा पहुंचाना है, आपकी कंट्री के अंदर मुन्ना नाम का लड़का है, उसको पैसा पहुंचाना है। और बॉबी बोलेगा भाई सेम बात मेरे भी है, मेरे एक फेजू नाम के लड़के ने कांटेक्ट किया और आमिर को पैसा पहुंचाना है कंट्री एक्स में। तो ये क्या कहेंगे, ये बोलेंगे कि ये काम करो, बॉबी भाई सनी भाई से कहेंगे सनी भाई ये काम करो, आप फैमिली से पैसा लो और आमिर को पहुंचा दो। और सेम मैं करूंगा, मैं फैजू से पैसा लूंगा और मुन्ना को पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब ये आपस में इनकी डील हो गई। अब ये जो ड्रग का पैसा था वो हवाला के थ्रू होके मुन्ना के पास आ गया और जो इनोसेंट फैमिली का पैसा था वो घूम के आमिर के पास आ गया। ठीक है, तो जिसको जितना पैसा पहुंचाना था पहुंच गया, जिसको जितना पैसा मिलना था मिल गया। और इनको क्या मिल गया, इनका कमीशन मिल गया। तो अब बेसिकली क्या हुआ, क्या पुलिस आई। अब पुलिस ने बोला कि भाई मुन्ना तुम पढ़ रहे हो? बोले हाँ पढ़ रहे हैं। तुम्हारी फैमिली में पैसे पहुंचा है? बोले हाँ पहुंचा। कैसे पहुंचा? तो पता लगाया तो पता पड़ा कि हवाला के थ्रू पहुंचा है। अब इनोसेंट फैमिली को नहीं पता कि भाई हमारे मुन्ना के पास तो ड्रग का पैसा पहुंचा है, पर ना मुन्ना को पता है ना फैमिली को पता है कि भाई मेरे बेटे के पास ड्रग्स का पैसा पहुंचा है। अरे पहुंचा तो पहुंचा ड्रग्स से, पर पहुंचा है हवाला के थ्रू।
अब चाहे तो पुलिस इसकी प्रॉपर्टी को, इसके कैश को कन्फिस्केट कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो इलीगल है। इलीगल है इसीलिए इसका सारा पैसा कन्फिस्केट हो जाएगा, भले ही इसने पढ़ने के लिए पैसा मंगवाया है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई बैंकिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्क नहीं कर रहा, पर आदमी के पास पैसा पहुंचा, उस ट्रांजैक्शन का कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई हिसाब नहीं है, गवर्नमेंट को यह भी नहीं पता कि ट्रांजैक्शन इनका रुक गया। अब ऐसे ट्रांजैक्शन को आप भी क्या कहोगे? इलीगल, क्योंकि भाई इस पर टैक्स लगना था, वो भी कर सरकार को नहीं पहुंचा। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को कहा जाता है हवाला ट्रांजैक्शंस। ओके, ये बेसिकली किस पे वर्क होता है? ट्रस्ट पे। इसका रिकॉर्ड में कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई रिकॉर्ड आप आज ट्रेस नहीं कर पाओगे। सो दिस इज हाउ हवाला वर्क्स। तो अब अपन ने मीनिंग जान लिया मनी लॉन्ड्रिंग का, एग्जांपल्स भी देख लिए, बट व्हाट इफ समबडी इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग? ओके, तो उसको कोई तो सजा देनी पड़ेगी। तब उसकी सजा की बात मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट करता है। जैसे अपन ने दो एग्जांपल देखे थे, एक कालीन भैया का, एक कबीर सिंह का। जो कालीन भैया थे वो कट्टे बेच रहे थे, अब कबीर क्या था? कबीर बेच रहा था ड्रग्स। तो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहता है कि अगर कोई बंदा पैरा 2 ऑफ पार्ट ए ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 के अंदर इन्वॉल्व है, अगर वो ड्रग्स के अंदर डील करता है या इस एक्ट के पार्ट ए के अंदर फॉल करता है, तो उसको कितनी सजा होगी? अगर वो ड्रग्स से रिलेटेड है, यानी कबीर सिंह हमारे एग्जांपल के हिसाब से, तो उसको इम्प्रिजनमेंट होगा मिनिमम 3 साल का, जो कि मैक्सिमम हो सकता है 10 साल के लिए। एंड यहां पे बात की गई है एंड फाइन विथ नो लिमिट, यानी कि अगर कबीर ड्रग्स बेचता है तो उसको सजा होगी मिनिमम 3 साल की, जो कि मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकती है 10 साल तक, और फाइन जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो ये तो बात होगी कबीर की, क्योंकि वो ड्रग्स बेच रहा था। पर अब बात आती कालीन भैया की। कालीन भैया की बात आएगी तो कालीन भैया को मिलेगी सजा, क्योंकि वो ड्रग्स में डील नहीं कर रहा है। अब कालीन भैया को मिलेगी मिनिमम 3 साल की सजा, या फिर जो कि एक्सटेंड हो सकती है मैक्सिमम 7 साल तक। ओके, एंड फाइन विथ नो लिमिट। ओके, तो अब याद रखने के लिए क्या है? कबीर क्या कर रहा है भाई? पुरुषोत्तम जी का, पुरुषोत्तम भाई जैसे फॉलो कर रहा है कि भाई धंधा करो तो कुछ बड़ा करो, वरना ना करो। ठीक है, तो बस वो ड्रग्स का धंधा कर रहा है, इसलिए उसकी मैक्सिमम सजा कितनी होगी? 10 साल तक। मिनिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 साल। फाइन जिसकी कोई लिमिट नहीं। फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों साथ साथ है, क्योंकि वर्ड यूज किया गया है एंड। सेम कालीन भैया की बात हुई, क्योंकि भाई कालीन भैया धंधा छोटा कर रहे हैं, इसलिए कालीन भैया को मिनिमम सजा होगी 3 साल की, मैक्सिमम होगी 7 साल की, और फाइन जिसकी कोई लिमिट नहीं। यहां पे भी वर्ड यूज किया गया है एंड, इसलिए इम्प्रिजनमेंट और फाइन दोनों होंगे। तो बस इस ओवरऑल एक्ट के अंदर ये बताया गया है, कि अगर आप ड्रग्स में डील करोगे तो ये सजा होगी, अगर आप किसी और केस के अंदर फॉल होते हो तो आपको ये सजा होगी। ठीक है, now moving towards section number 5. The section number 5 deals with the attachment of the property involved in the process of money laundering. Okay, अब मनी लॉन्ड्रिंग डिस्कस कर लिया, बट जो प्रॉपर्टी, जो चीज मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व हुई है, उसको भी तो अटैच करना जरूरी है। तो इसको अटैच कौन करेगा? तो इसको अटैच करेगा डायरेक्टर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द डेप्यूटी डायरेक्टर, ओनली इफ ही हैज रीजन टू बिलीव इन राइटिंग दैट the person holds the proceeds of crime and he can transfer that property to somebody else to affect the proceedings. Okay, तो वो क्या करेगा? अब उसके पास रीजन टू बिलीव है राइटिंग के अंदर, तो वो क्या करेगा कि मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखेगा कि भाई ये जो बंदा है इसके पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है जिसे हमें प्रोविजनली अटैच करना है। अब मजिस्ट्रेट को लिखने के बाद वो प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है 180 डेज के लिए। डायरेक्टर कितने पीरियड के लिए प्रॉपर्टी मैक्सिमम अटैच कर सकता है प्रोविजनली? 180 डेज के लिए। अगर बाय चांस उस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया तो एक्स्ट्रा पीरियड कितना अलाउड होगा? अगर बाय चांस हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया तो जितना पीरियड हाई कोर्ट ने स्टे लगाया है वो
प्लस एडॉक पीरियड ऑफ मैक्सिमम 30 डेज। एडॉक पीरियड ऑफ मैक्सिमम 30 डेज, ऐसा नहीं कि 30 डेज बट मैक्सिमम ऑफ 30 डेज, इतना पीरियड का एक्स्ट्रा पीरियड अलाउड होगा। तो कितना एक्स्ट्रा पीरियड अलाउड होगा? पीरियड ऑफ स्टे बाय हाई कोर्ट प्लस एडॉक पीरियड ऑफ मैक्सिमम 30 डेज। तो 180 डेज के अलावा इतना पीरियड का स्टे, इतना पीरियड का एक्स्ट्रा पीरियड आपको मिलेगा। ओके, अब जब ये डायरेक्टर प्रोविजनली अटैच कर रहा है, उसके विद इन 30 डेज के अंदर डायरेक्टर कंप्लेंट फाइल करेगा। किसको? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ये डायरेक्टर कंप्लेंट फाइल करेगा कि भाई ये फलाना ढिमका प्रॉपर्टी जो है वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, वो प्रॉपर्टी हमने इस रीजंस के बिहाफ पे हमने अटैच करी है, ये पर्सन इस चीज का गिल्टी है, इसका पूरी समरी बना के ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को ट्रांसफर करेगा कि भाई ऐसा ऐसा है, राइटिंग के अंदर। कब करेगा? जिस दिन से वो प्रोविजनली अटैच करेगा उसके 30 डेज के अंदर अंदर ये डायरेक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए समरी। ओके, तो यहां तक ये प्रोसीजर है अटैच करने का। अब जो प्रॉपर्टी अटैच कर ली, अब बाय चांस डायरेक्टर ने एक फार्म हाउस अटैच कर लिया, फार्म हाउस का मालिक मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व था, फार्म हाउस को अटैच कर लिया। अब आदमी जा रहा है फार्म हाउस में, जाके उसने स्विमिंग पूल में छलांग लगा दी, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर उसको पकड़ के बाहर निकाल देगा कि भाई बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ, नहीं नहीं नहीं, अब तो हमने प्रोविजनल अटैच कर रखी, तुम नहीं ना सकते। तो ऐसा नहीं कि भाई उसको खींच के बाहर निकाल देगा, ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्शन किस पे है? सिर्फ बेचने पे। पर्सन कैन एंजॉय द प्रॉपर्टी, आदमी उसको हर तरीके से एंजॉय कर सकता है, बस खाली उसको बेच नहीं सकता। तो सेक्शन नंबर 5 क्या कहता है कि भाई आदमी की प्रॉपर्टी जो अटैच हुई है वो आदमी सिर्फ सेल नहीं कर सकता, द रेस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन सेल, बट प्रॉपर्टी एंजॉय जरूर कर सकता है। पर्सन कैन स्टिल एंजॉय द प्रॉपर्टी, द रेस्ट्रिक्शन इज ओनली ऑन इट्स सेल। ओके, तो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो ये प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा डायरेक्टर के थ्रू, और जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है उसको पर्सन एंजॉय करेगा, बस खाली बेचेगा नहीं। सेक्शन नंबर 5 इतना बोलता है। Now after section number 5, here comes another important section, section number 8. Okay, under this section, adjudicating authority on receipt of a complaint or application made has reason to believe that the offense has been occurred under section 3, or the person is in possession of the proceeds of the crime. Okay, अब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता है कि भाई उसके पास रीजन है बिलीव करने के लिए कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ है, सामने वाले आदमी के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, तो फिर वो क्या करेगा कि सामने वाले आदमी को नोटिस भेजेगा, कितने दिन का? टू अपीयर इन नॉट लेस देन 30 डेज। वो बोलेगा कि भाई पधारो हमारे देश तो और मुझे समझाओ कि भाई ये जो तुमने प्रॉपर्टी खरीदी है इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है खरीदने का, ठीक है, उसके बारे में कोई एविडेंस दो कि भाई मैं मान लूं कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है इसको डिक्लेयर ना करूंगा मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। कोई और अदर इंफॉर्मेशन जो चाहिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को वो भी उसके नोटिस के अंदर लिखेगा और बोलेगा कि आओ मुझे ये एक्सप्लेनेशन दो। तो भाई बंदा हाजिर होगा 30 दिन के अंदर अंदर कि भाई मैंने जो ये प्रॉपर्टी, आप जो ये प्रॉपर्टी के बारे में कह रहे हो आप इसको प्लीज डिक्लेयर मत करो सो एंड सो बिहाफ पे, क्योंकि ये इन्वॉल्व नहीं हुई है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। तो उसको बताना पड़ेगा कि आप जो ये प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो इसका मनी लॉन्ड्रिंग से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बोले ना नहीं ना तुम तो झूठ बोल रहे हो, मैं तो तुम पे विश्वास ना करूं, तुम्हारी सारी बातें गलत है, तुमने जो जो एविडेंस दिए वो सब गलत है, तुमने जो बोला वो सब गलत, अगर वो मान जाता है, उसके पास एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एविडेंस है कि सामने वाला आदमी झूठ बोल रहा है या सामने वाले आदमी ने अनेबल है एविडेंस देने के लिए कि भाई ये प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व नहीं हुई है, तो वो क्या करेगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसको बोल देगा कि भाई ऑर्डर देगा राइटिंग के अंदर, राइटिंग में ऑर्डर देगा कि भाई कंफर्म कर दो इसका अटैचमेंट। जैसे ही एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को पता पड़ जाएगा कि भाई ये प्रॉपर्टी तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व थी, वो क्या करेगा ऑर्डर देगा राइटिंग के अंदर और फिर उसका कंफर्म कर देगा अटैचमेंट और रिटेंशन। अब अटैच तो कर दी प्रॉपर्टी, पर कितने टाइम के लिए मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं? मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं 365 डेज के लिए। अब सभी पूछते हैं कि भाई ये 365 डेज 180 डेज ये जो अटैच करते हैं इसका रीजन ये क्या है, मतलब क्या इसके बाद प्रॉपर्टी रिलीज हो जाएगी? हाँ, 365 डेज के अंदर अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या करेगा कि उस पर जजमेंट पास कर देगा।
जितना भी फाइन है, जितनी पेनाल्टी इम्प्रिजनमेंट है, जो देना है वो दे देगा 365 डेज के अंदर अंदर। अगर वो 365 डेज के अंदर नहीं दिया गया ऑर्डर या फर्दर अपील नहीं हुआ तो वो प्रॉपर्टी रिलीज कर देगा। प्रॉपर्टी को कितना मैक्सिमम अटैच कर सकता है? 365 डेज के अंदर। तो ये, और सपोज कि जो प्रॉपर्टी है ये इन्वॉल्व हुई थी मनी लॉन्ड्रिंग में, या फिर ये मनी लॉन्ड ऐसी हमें उम्मीद है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व है, तो ये जो नोटिस है जो 30 दिन के लिए 30 दिन के अंदर अपीयर होने के लिए दिया जा रहा है, अगर वो जॉइंटली ओन्ड बाय, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसको मिलकर ओन कर रखा है, तो वो हर पार्टी, जो जो भी पार्टी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, उन सब पार्टी को नोटिस दिया जाएगा। ईच एंड एवरी पर्सन विल गेट नोटिस। जितनी पार्टी उस प्रॉपर्टी को ओन करती है उन सबको नोटिस दिया जाएगा ये वाला। तो ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो किया जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के थ्रू अंडर सेक्शन 8 टू अटैच द प्रॉपर्टी। कितने टाइम के लिए मैक्सिमम अटैच कर सकते हैं? 365 डेज के लिए। ओके, सो दिस इज सेक्शन नंबर 8। नाउ द वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी। एक रिपोर्टिंग एंटिटी अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी क्यों ट्रेस करेगी? सपोज करो कि बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, कैश विड्रॉल हो रहा है एक्सेसिव, या फिर कैश डिपॉजिट हो रहा है एक्सेसिव, या तो फिर एक बहुत बड़े अमाउंट का फॉरेक्स ट्रांजैक्शन अकर हो रहा है। तो अब इन सब केसेस के अंदर रिपोर्टिंग एंटिटी को शक होएगा। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी कि भाई, रिपोर्टिंग एंटिटी चाहेगी कि भाई हम हमारे क्लाइंट के ऊपर ट्रेस रखें कि भाई हमारा क्लाइंट जो पैसा डिपॉजिट कर रहा है या विड्रॉ कर रहा है उसका क्या सोर्स है, उसकी ओनरशिप का पता लगेगा कि भाई क्या वो एक्चुअल ओनरशिप, उसकी एक्चुअल ओनरशिप क्या है। ठीक है, फिर पता लगेगा कि सोर्स क्या है उस इनकम का। तो ये सब चीजें पता लगाएगी। इसके अलावा अब इस आइडेंटिटी को वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या से कौन कौन से मोड प्रिस्क्राइब्ड है। ओके, तो फर्स्ट इज आधार कार्ड। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी? आधार कार्ड यूज करेगी। अब सपोज करो कि भाई आधार कार्ड नहीं है, सपोज करो कि राहुल बाबा गए, राहुल बाबा के पास आधार कार्ड नहीं है। अब वो क्या करेंगे? क्या रिपोर्टिंग एंटिटी मना कर देगी कि नहीं हम आपको सर्विसेज नहीं दे सकते? क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि आधार कार्ड नहीं, ऐसा नहीं है। आधार कार्ड होना इज नॉट कंपल्सरी। इफ यू आर नॉट हैविंग आधार कार्ड देन डोंट वरी, यू विल नॉट बी डिनाइड ऑफ द सर्विसेज। आप कोई और ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं जो कि ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर्ड नोटिफाइड बाय द सीजी। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप कोई भी और वैलिड डॉक्यूमेंट यूज कर सकते हैं जो कि नोटिफाइड है सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो आपने पैन दिखा दिया, आपने ड्राइविंग लाइसेंस दिखा दिया, तो जो भी मोड नोटिफाई कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि भाई ये भी वैलिड डॉक्यूमेंट के अंदर माने जाएंगे, आप उसको भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो। नोबडी कुड बी डिनाइड ऑफ द सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि ही हैज नो आधार कार्ड। ओके, अब जो आधार कार्ड के अंदर हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं जैसे बायोमेट्रिक, सामने वाले का आधार नंबर, ये जो भी इंफॉर्मेशन हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, हमें उसे स्टोर नहीं करना है। आप आधार कार्ड का नंबर या उसकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं कर सकते। रिपोर्टिंग एंटिटी कैन नॉट स्टोर द इंफॉर्मेशन सच एज आधार नंबर और द बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन ऑफ द क्लाइंट। ओके, सो वेरिफिकेशन किसके थ्रू होगा? आधार कार्ड के थ्रू। अगर आधार कार्ड नहीं है तो हम डिनाई नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग एंटिटी डिनाई नहीं कर सकते सर्विसेज का। वो क्या कहेगी कि भाई कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट ले आओ जो कि नोटिफाइड है सीजी के थ्रू। ये किस लिए हो रहा है? ये होल पर्पस फॉर द एनहांस्ड ड्यू डिलिजेंस। नाउ हियर कम्स अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर 12। तो सरकार की अकेले की तो जिम्मेदारी नहीं है कि भाई हमें मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, भाई रिपोर्टिंग एंटिटी को भी एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए। रिपोर्टिंग एंटिटी ऐसा नहीं कह सकती कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकना सरकार का काम है, सरकार जाने वो जाने, हम क्या करें। ठीक है, ऐसा रिपोर्टिंग एंटिटी नहीं कह सकती। रिपोर्टिंग एंटिटी अब क्या एक्टिव रोल प्ले करेगी इस चीज के अंदर? रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी कि जिस दिन से जो ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके 5 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब कर देती है, जैसे सपोज करो गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब कर लिया एक अमाउंट, जैसे 10 लाख, सपोज करो कि मैं 10 लाख बोल दिया कि 10 लाख से ऊपर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपको हमें सिर्फ रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या करेगी? जैसे ही 10 लाख के ऊपर का कोई ट्रांजैक्शन होगा
वो सरकार को बता देगी कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है, आप इसको वेरीफाई कर दो कि क्या ये मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या नहीं है, ठीक है। अब रिपोर्टिंग एंटिटी ने बता दिया कि भाई इतने का ट्रांजैक्शन हुआ है, पर ऐसा नहीं कि भाई बता के और सब कुछ खत्म हो गया। उस डेट ऑफ ट्रांजैक्शन से उसे 5 साल तक उसको रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। अब सपोज करो क्या हो गया कि भाई एक बंदा था, उसको पता पड़ गया कि भाई रिपोर्टिंग एंटिटी सब बताता है, ठीक है, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक एग्जांपल है समझने के लिए सर, ओके, सीरियसली ना ले, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि पता पड़ गया एक आदमी को कि भाई गवर्नमेंट रिपोर्टिंग एंटिटी तो जाके सब कुछ बता रहा है सरकार को मेरे बारे में, तो उसने क्या किया, कर दिया कि अकाउंट ही क्लोज कर दिया। भाई मेरे को तो चाहिए ही नहीं है, इतना मुझे चाहिए ही नहीं भाई, इतनी परेशानी। तो उसने क्या किया भाई, बिजनेस रिलेशनशिप एंड कर दिया, अकाउंट्स क्लोज कर दिए। अब क्या होगा कि रिपोर्टिंग एंटिटी उस दिन डिलीट का बटन प्रेस नहीं कर देगी, भाई भाई डिलीट कर दो भाई, अब तो ये अकाउंट ही क्लोज हो गया। नहीं, जिस दिन से बिजनेस रिलेशनशिप एंड हुई या अकाउंट क्लोज हुआ, इन दोनों में से जो बाद की डेट होगी, लेटर ऑफ बिजनेस रिलेशनशिप एंडेड और अकाउंट्स क्लोज, उस दिन से 5 साल तक रिपोर्टिंग एंटिटी डॉक्यूमेंट्स अपने पास संभाल के रखेगी कि भाई ये बंदा था, हमारे पास इसके ये रिकॉर्ड्स हैं, ये डॉक्यूमेंट है, ये सब हम होल्ड करते हैं, ओके। अब 5 साल डिफाइन कर दिया गया है, ओके, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। बट ऐसा भी हो सकता है, सरकार से कम भी कर सकती, ज्यादा भी कर सकती, बाय अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेटेड, ओके। नोटिफिकेशन देगी और वहां से एग्जाम कर देगी, ठीक है। अब सपोज करो कि भाई रिपोर्टिंग एंटिटी के डायरेक्टर एम्प्लॉय बताने ही भूल गए, या उन्होंने जानबूझकर बताया ही नहीं कि भाई ऐसा हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कुछ हुआ है, तो क्या होगा, तो इस केस में लगेगी पेनल्टी। पेनल्टी कितनी, मिनिमम 10,000 एंड मैक्सिमम 1 लाख। 10,000 की मिनिमम पेनल्टी या फिर मैक्सिमम अप टू 1 लाख रुपीस, इतना पेनल्टी रिपोर्टिंग एंटिटी को पे करना पड़ सकता है अगर वो बताना भूल गई कि भाई ये ट्रांजैक्शन इनकर हुआ था हमारे यहां पे। अब सपोज करो कि भाई गवर्नमेंट गई रिपोर्टिंग एंटिटी के पास, रिपोर्टिंग एंटिटी से बोल रही है कि भाई 5 साल बाद जाके बोल रही है कि भाई हमें ये ट्रांजैक्शन बताओ कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ था। तो रिपोर्टिंग एंटिटी क्या बोलेगी, रिपोर्टिंग एंटिटी बोलेगी नहीं माने जितना भड़का करवा इतना करी ले जा। So this is just for entertainment purpose, okay? Don't take it seriously. Now next is powers of director. What are the powers of director? A director can call for the information or can impose fine, either suo motu or an inquiry on receipt of complaint by any officer, by any authority or by any person, okay? So director can call for information, director can impose fine and director can order audit. तो डायरेक्टर क्या कर सकता है, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन मंगा सकता है, डायरेक्टर फाइन इंपोज कर सकता है, डायरेक्टर ऑर्डर कर सकता है ऑडिट। अब ये बात तो होगी पावर की, ठीक है। अब डायरेक्टर ने ऑडिट ऑर्डर कर दिया तो इसका पैसा कौन भरेगा। अब एमसीयू के अंदर क्वेश्चन आता है लॉ के पेपर में कि भाई डायरेक्टर ने ऑडिट के लिए बोल दिया तो अब ऑडिट का पैसा कौन भरेगा, आप, मैं, डायरेक्टर, रिपोर्टिंग एंटिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट। कंफ्यूजन है, राशि भरेगी, रसोड़ी की बात हो रही है। ऑडिट अगर डायरेक्टर ने दे दिया है ऑर्डर कि भाई ऑडिट होगी तो पैसा भरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट पे टिक लगाना है। ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई एक्सपेंसेस कौन भरेगा, तो एक्सपेंसेस भरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है तो हमने बात करी थी रिपोर्टिंग एंटिटी की। रिपोर्टिंग एंटिटी मेंटेन करता है रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है, पर बाय चांस कुछ नॉन कंप्लायंस हो जाता है रिपोर्टिंग एंटिटी के थ्रू या एम्प्लॉयज के थ्रू। तो अब डायरेक्टर क्या करेगा, डायरेक्टर देगा एक रिटर्न वार्निंग देगा, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देगा कि भाई आप ये प्रोसीजर फॉलो करो, आप हमें इतने टाइम पीरियड के अंदर ये चीजें हमें बताओ। तो डायरेक्टर क्या करेगा, रिटर्न वार्निंग देगा, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देगा। वो बोलेगा कि आप कुछ हमें रिपोर्ट्स भेजो जो हमको चाहिए, ताकि हम ध्यान रख सके कि आप प्रॉपर्ली कंप्लायंस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू, ओके। तो अब डायरेक्टर क्या करेगा, अ नॉन कंप्लायंस बाय रिपोर्टिंग एंटिटी और एम्प्लॉइज can give
रिटर्न वार्निंग, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड सेंड रिपोर्ट्स। अब फाइन भी तो लगेगा भाई, नॉन कंप्लायंस हो गया तो फाइन भी तो देना पड़ेगा ना कुछ, कि भाई अगली बार गलती ना हो। अगली बार गलती ना हो इसको रोकने के लिए मिनिमम फाइन लगाएगा रिपोर्टिंग एंटिटी या फिर एम्प्लॉय के ऊपर 10,000 रुपए का। कितना फाइन लगाएगा? 10,000 रुपए का। और मैक्सिमम कितना लगाएगा? 1,00,000 रुपए। मिनिमम लिमिट इज 10,000 एंड मैक्सिमम 1,00,000। ओके, तो ये तो है पावर डायरेक्टर्स की। अब फर्दर बात आती है अपील की। तो अपील के अंदर अब भाई बेचारा जो बंदा है जिसकी प्रॉपर्टी अटैच कर दी डायरेक्टर ने या फिर कन्फिस्केट कर हो गई मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के पास, तो वो क्या है, वो चुप तो बैठेगा नहीं। उसको लगता है कि भाई ये मेरे साथ गलत हुआ है, तो वो क्या करेगा कि वो अपील करेगा फर्दर अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कौन करेगा अपील? अपील करेगा अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऑर्डर से नाखुश है डायरेक्टर या फिर पर्सन एग्रीड, तो वो अपील करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल में। या फिर जो डायरेक्टर ने दिया है ऑर्डर, तो रिपोर्टिंग एंटिटी, जो कि रिपोर्टिंग एंटिटी नाखुश है डायरेक्टर के ऑर्डर से, वो फर्दर अपील करेगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अपीलेट ट्रिब्यूनल को डिफाइन किया गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पर्पस से, कि कौन सा अपीलेट ट्रिब्यूनल, कौन सा अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर कौन सा अपीलेट ट्रिब्यूनल होगा? जो डिफाइन कर रखा है स्मगलर्स एंड फॉरेन मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के अंदर। कौन सा अपीलेट ट्रिब्यूनल? स्मगलर्स एंड फॉरेन मैनिपुलेटर्स एक्ट 1976 के अंदर जो अपीलेट ट्रिब्यूनल डिफाइन किया गया है, वही अपीलेट ट्रिब्यूनल इसमें भी वर्क करेगा। ओके, अब अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या कर सकता है? वो अपीलेट ट्रिब्यूनल एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या फिर डायरेक्टर के ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, या फिर उसको मॉडिफाई कर सकता है, या फिर उसको सेट असाइड कर सकता है। ये तीनों ऑर्डर अपीलेट ट्रिब्यूनल पास कर सकता है। ओके, अब अपील करने की टाइम लिमिट क्या है? अपील करने की टाइम लिमिट है 45 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन से हमें इसका ऑर्डर मिला उसके विदिन 45 डेज के अंदर अंदर उसके बाद विदिन 45 डेज के अंदर अंदर हमें अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करना है। अपीलेट ट्रिब्यूनल को अपील करना है। एक्सटेंशन कितने टाइम का दिया जाएगा? ऑन सफिशिएंट ग्राउंड, नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है ऑन सफिशिएंट ग्राउंड एक्सटेंशन की। कहीं आप इतने 45 डेज में अपील फाइल नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, अगर आप सफिशिएंट ग्राउंड पे हो तो आपको कोई लिमिट की जरूरत नहीं है, आप अभी भी अपील फाइल कर सकते हो। डिस्पोजल कितने टाइम होगा? डिस्पोजल होगा 6 महीने के अंदर अंदर। जिस दिन से आपने अपील फाइल करी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास, उसके विदिन 6 मंथ्स आपके ऑर्डर पे सुनवाई हो जाएगी। ओके, अब आती है बात हाई कोर्ट की। अब अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर भी आदमी नाखुश है कि भाई नहीं, मुझे तो यहां भी न्याय नहीं मिला, तो वो फर्दर अपील करेगा हाई कोर्ट में। अब वो फर्दर अपील करेगा हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट में अपील करने की क्या टाइम लिमिट है? टाइम लिमिट है 60 डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर। जिस दिन से यहाँ पे ऑर्डर मिला उसके बाद विथिन 60 डेज के अंदर अंदर आपको हाई कोर्ट को अपील करनी। हाई कोर्ट आपको एक्सटेंशन कितना देगा सफिशिएंट ग्राउंड पे अगर आप अपील नहीं कर पाए? मैक्सिमम 60 डेज, मैक्सिमम बोला गया है, मैक्सिमम 60 डेज का आपको एक्सटेंशन मिलेगा अपील फाइल करने के लिए फर्दर आफ्टर दिस 16 डेज। ओके, डिस्पोजल हाई कोर्ट कितने टाइम के अंदर आपकी अपील को डिस्पोज कर देगा, जिसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कुछ भी सर्टेन टाइम नहीं, पीरियड नहीं दिया गया है हाई कोर्ट के लिए कि उसको इतने टाइम में अपील आपकी डिस्पोज करनी। उसके पास वो अनलिमिटेड टाइम है उसके पास, वो कभी भी आपकी अपील को डिस्पोज कर सकता है। अब बात हुई, हर जगह पूछता है कि भाई ये तो पढ़ लिया, पर ये 45 डेज नो लिमिट, 6 मंथ, 60 डेज नो लिमिट, ये याद करने का क्या तरीका है? अब इसको याद करने के लिए अब एग्जाम में हमारे पास इतने सारे चैप्टर्स हैं, एग्जाम के अंदर हम भूल जाते हैं कि भाई कौन कितने कितने डेज थे, कहाँ 45 था, कहाँ 60 था, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो अब इसको याद करने के लिए एक टेक्निक है, आपको उसको सीरियसली नहीं लेना है, वो सिर्फ मेमोराइज करने के लिए है, ये सब जो डेज है उनको याद करने के लिए। ओके, तो आपको क्या मानना है कि ये जो पर्सन एग्राइव्ड है, आपको इसको मानना है, सबने तारक मेहता देखा है ना, तो आपको मानना है इसको टप्पू। अब ये है टप्पू, ठीक है, आप इसको मान लीजिए कि टप्पू है। टप्पू ने एग्जाम पेपर जो थे वो लीक करके पैसे कमाए और उससे लाया क्या? मोबाइल फोन। आप इस स्टोरी को मेमोराइज कर लीजिए सिर्फ ये डेज याद रखने के लिए, ठीक है। टप्पू ने एग्जाम पेपर लीक करके पैसे कमाए और उससे फोन लाया। फोन का पता पड़ गया टप्पू के पापा को, यानी कि जेठालाल को पता पड़ गया कि भाई टप्पू तो एग्जाम पेपर लीक करके फोन ले आया है। तो अब जेठालाल क्या करेगा? टप्पू के मोबाइल फोन को कन्फिस्केट कर देगा। टप्पू के मोबाइल को कन्फिस्केट कर दिया। अब टप्पू नाखुश है, टप्पू को पता है कि मोबाइल पाने का तरीका तो है। क्या तरीका है मोबाइल पाने का?
कि मैं अपनी मम्मी के पास जाऊं और मम्मी से अपील करूं कि मम्मी प्लीज पापा को बोलो कि मेरा फोन मुझे वापस दे दे, क्योंकि माँ का दिल तो सभी जानते हैं बहुत ही नाजुक होता है। तो टप्पू गया दौड़ा दौड़ा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से अपनी माँ के पास, उसको लग गए 45 दिन अपनी माँ के पास जाने में। उसने माँ के पास जाके बोला, हे माँ मेरी मदद कर, पापा ने मेरा फोन ले लिया, पापा ने मेरा फोन ले लिया। आपको अपील ट्रिब्यूनल को क्या मानना है? दयाबेन, दयाबेन मानना है, ठीक है। माँ के पास गया, कितने दिन लग गए माँ के पास पहुंचने? 45 दिन। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से दौड़ा दौड़ा गया तो गए भाई 45 दिन लग गए, 45 दिन लग गए। अब माँ तो होती भाई, माँ अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, तो जरूरी तो नहीं ना कि भाई 45 दिन के अंदर ही टप्पू जाके भाई उसके पास अपील फाइल कर ले। माँ तो कभी भी अलाउ करेगी बच्चे को कि भाई कभी भी आ मेरे पास, कभी भी फाइल कर, ठीक है। तो माँ देती है एक्सटेंशन नो लिमिट, कि भाई माँ बोलती है कि एक्सटेंशन की तेरी कोई सीमा नहीं, तो कभी भी आ, मुझे कभी भी फाइल कर। तो कितने दिन में टप्पू पहुंचा? 45 डेज के अंदर। नहीं पहुंच पाया तो माँ ने क्या बोला? तो कभी भी आ, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। माँ का काम है फास्ट, माँ को तो फटाफट टप्पू की भाई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, नहीं तो भाई माँ को नींद ना है। तो मम्मी ने क्या किया कि 6 महीने के अंदर अंदर टप्पू की प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करी, पर प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाई, प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाई। अब टप्पू बोले कि माँ के बस की बात भी नहीं है प्रॉब्लम सॉल्व करने की। अब टप्पू जाता है हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट यानी कि चंपक चाचा, यानी कि दादाजी। अब वो जा रहा है चंपक चाचा के पास, ठीक है। अब वो गया दादाजी के पास कि भाई दादाजी प्लीज, मम्मी से बात नहीं बनी, आप बना दो कुछ, तो आप प्लीज मेरी बात सुन लो और मुझे प्लीज मेरा फोन वापस दिला दो। तो चंपक चाचा बेचारे बूढ़े, बेचारे बूढ़े, अब उनका 45 दिन में काम नहीं चलता है, उनको चाहिए 60 दिन। उन्होंने मांगे भाई 60 दिन के अंदर तू सारी इंफॉर्मेशन मुझे बता कि भाई क्या क्या प्रॉब्लम है तुझे। अब चंपक चाचा है बुजुर्ग, टाइम कम है उनके पास, टाइम कम है और वो किसी की ज्यादा सुनते नहीं है। उन्होंने बोला वाह ठीक है, मैं तुझे एक्सटेंशन दूंगा, एक्सटेंशन दूंगा फर्दर समझाने के लिए। कितना? 60 दिन। 60 दिन में तुझे और एक्सटेंशन देता हूं, ले तू जा और मुझे और बता। भाई तेरा ये रीजन था ना कि तू मुझे बता नहीं पाया, ये स्पेशल ग्राउंड्स थे, तो इस वजह से मैं तुझे 60 दिन और देता हूं। तो चंपक चाचा के पास ओरिजिनली कितना टाइम है? क्या 60 दिन में। एक्सटेंशन कितना दिया चंपक चाचा ने स्पेशल ग्राउंड पे? 60 दिन का और। अब चंपक चाचा भाई पूरी कोशिश करेंगे कि भाई बेटे को फोन दिलाना है, पोते को फोन दिलाना है, भाई कुछ भी करना है, पर टप्पू के पास फोन आ जाना चाहिए। तो चंपक चाचा अपनी लिमिटलेस कोशिश करेंगे, लिमिटलेस कोशिश करेंगे। तो कितने टाइम में डिस्पोज कर देंगे? अब उसकी कोई पता तो है नहीं कि भाई आज कितने टाइम में डिस्पोज कर देंगे, पर कर जरूर देंगे। तो इस चंपक चाचा की कोई लिमिट नहीं है, इसलिए चंपक चाचा नो लिमिट में डिस्पोज करेंगे, यानी कि अनलिमिटेड टाइम फ्रेम है चंपक चाचा के पास अपील डिस्पोज करने का। तो अब कैसे याद करना है? टप्पू था पर्सन एग्रीड, किसके पास गया? पापा के पास। पापा ने ले लिया फोन। पापा क्या है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जेठालाल को याद रखना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से। गया माँ के पास दौड़ा दौड़ा गया, कितने दिन में पहुंचा? 45 दिन में। माँ का दिल है बड़ा, इसलिए कोई लिमिट नहीं है एक्सटेंशन की, ठीक है। माँ अपने बेटे को फटाफट फोन दिलाना चाहती है, यानी 6 महीने में पूरी कोशिश करेगी मेरे बेटे को वापस फोन मिल जाए, पर माँ से बात नहीं बनेगी तो टप्पू को कहाँ जाना पड़ेगा? चंपक चाचा के पास। चंपक चाचा है बूढ़े, उन्होंने बोला भाई मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, 60 दिन के अंदर प्लीज मुझे फटाफट बताओ। चंपक चाचा से टप्पू ने रिक्वेस्ट करी भाई ये स्पेशल ग्राउंड है, तो चंपक चाचा ने उसे और 60 दिन दिए। 60 दिन दिए। चंपक चाचा तो पूरी कोशिश करेंगे टप्पू को फोन दिलाने की, इसलिए उनके लिए कोई लिमिट नहीं है। तो हमें पर्सन एग्रीड को मानना है टप्पू, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मानना है जेठालाल, और दयाबेन, और एपीलेट ट्रिब्यूनल को मानना है दयाबेन, और हाई कोर्ट को मानना है चंपक चाचा। तो इस तरीके से हम इस पूरे प्रोसीजर को याद कर सकते हैं। Now what are special court? Special courts are nothing but a sessions court. Okay, designated by whom? Designated by a central government in consultation with Chief Justice of High Court. Designated by a central government in consultation with Chief Justice of High Court. ठीक है। Jurisdiction कहाँ डिफाइंड होगा? Jurisdiction डिफाइंड होगा थ्रू अ नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट। ओके, अब कौन से ऑफेंस को यहां पे ट्रायल किया जाएगा? जो भी अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट, अगर जो भी ऑफेंस है पनिशेबल अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट है, उसको स्पेशल कोर्ट के अंदर उसका ट्रायल किया जाएगा। ओके,
अब क्या सिर्फ पीएमएलए के लिए ये स्पेशल कोर्ट है? नहीं, स्पेशल कोर्ट शॉल ट्राई द ऑफेंसेस ऑफ अदर एक्ट आल्सो। ओके, अदर एक्ट के लिए भी स्पेशल कोर्ट को यूज किया जा सकता है। ओके, it is mainly regulated by Code of Criminal Procedure 1973। okay, अब बात करते हैं नेचर ऑफ ऑफेंसेस की। तो नेचर ऑफ ऑफेंसेस बेसिकली दो तरीके के होते हैं, एक कॉग्निजेबल, एक नॉन कॉग्निजेबल। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंसेस की बात करी गई है वो ऑफेंसेस है कॉग्निजेबल एंड नॉन विलेबल। ओके, तो कॉग्निजेबल एंड नॉन विलेबल में क्या होगा? अरेस्ट विदाउट वारंट। अब ऑफिसर जाएगा और अरेस्ट करके ले आएगा आदमी को, उसको कोई वारंट दिखाने की जरूरत नहीं है, वो जाएगा सीधा उसे पकड़ के ले जाएगा, पकड़ के ले आएगा, वो कहेगा आ ले चले तुझे हमारी जेल में, बिना वारंट दिखाए उसे गिरफ्तार कर सकता है। रिलीज कब होगा? अब स्पेशल ग्राउंड्स दिए गए हैं कुछ इस एक्ट के अंदर कि जिसके अंदर on this special ground he has to release the person। okay, he has to release the person on bail। so अब ये क्या है स्पेशल ग्राउंड्स? एज लेस देन 16 है। अगर एज लेस देन 16 है तो पर्सन को रिलीज किया जा सकता है, अगर वो औरत है तो। पुरुषों को नहीं, सिर्फ औरतों को है कि भाई उनको रिलीज किया जा सकता है स्पेशल ग्राउंड पे। आदमी बीमार है, आपने देखा होगा आदमी को जैसे जेल होती है मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसा, उसके धड़कनें तेज हो जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक है, जैसे ही उसको जेल होने वाली होती है वो एकदम से बीमार हो जाता है, एकदम स्वस्थ होता है, एक दिन पहले अगले दिन बीमार हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें है कि भाई अगर आप बीमार हो, सिक हो, इन्फर्म हो तो आपको ग्राउंड स्पेशल ग्राउंड के ऊपर बेल मिल जाएगी। अब अक्यूज्ड या तो फिर अक्यूज्ड या फिर उस साथ में उसका को अक्यूज्ड मिला के अगर मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है और सम लेस देन 1 करोड़ है, सम लेस देन 1 करोड़ है तो भी उसको स्पेशल ग्राउंड पे रिलीज किया जाएगा। तो क्या क्या है रिलीज करने के लिए स्पेशल ग्राउंड पे? पॉइंट्स है, एज लेस देन 16 इयर्स है तो रिलीज कर दिया जाएगा, वुमन है तो रिलीज कर दिया जाएगा, सिक और इन्फर्म है तो रिलीज कर दिया जाएगा, अगर वो अक्यूज्ड है 1 करोड़ से कम अमाउंट का अलोंग विथ हिज को अक्यूज्ड। अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है और सम लेस देन 1 करोड़ तो उसको स्पेशल ग्राउंड पे रिलीज किया जाएगा। ओके,